हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका, चाइना या इजराइल वो कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान के सारे मसले ख़त्म कर सकता है। क्योंकि थोड़े दिन तक ही जैसे कि स्टेट के इरादे नज़र आ रहे हैं, शायद हम इजराइल को तस्लीम कर लें। तो इसी तनाजुर में हम देखेंगे कि कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान ने 1947 में जन्म लिया था। गोरों की ग़ुलामी से हम आज़ाद हुए थे, उनसे छुटकारा हासिल किया था। उनको इस रीजन से कहा था कि अब आप जाएं, और वो ख़ुद भी थक चुके थे। वो चले गए और दो नए मुल्क यहाँ पर तश्कील पाए जिनका नाम था पाकिस्तान और इंडिया। पहले ये पूरा एक ही रीजन हुआ करता था, बरे सगीर पाको हिंद, हिंदुस्तान उसे कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग उसे भारत कहते थे, और भी एक दो नाम थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान और इंडिया बने। अब हम सब जानते हैं कि बरे सगीर में यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में इस वक्त बहुत से जो कानून हैं वो गोरों के ही बनाए हुए चल रहे हैं, जो कानून वो छोड़ कर गए थे। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं ये सारा ब्रिटिश है। इसके अलावा हमारी पॉलिटिक्स में, हमारी सोसाइटी में, हमारी इकॉनमी में, इन सब चीज़ों को तश्कील करने में गोरों का बड़ा हाथ है। आप कह सकते हैं कि हमारे पूरे माशरे को शेप अप करने में उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। जंग अज़ीम दोइम के ख़ात्मे के बाद सुपर पावर का जो ताज था वो बरतानिया ने पहना दिया अमेरिका बहादुर को कि अब आप हैं दुनिया के नए माई बाप, अब आप हैं सुपर पावर। हम थक गए हैं, हमने बहुत जंगें लड़ ली हैं, अब ज़रा हमें आराम से बैठने दें और हमारे कुछ हिस्से के काम आप भी करें और हम आपको पूरी सपोर्ट देंगे। तो सुपर पावर कौन बन गया फिर उस वक्त? अमेरिका बहादुर। चाइना का उस वक्त कहीं नाम भी नहीं था। सुपर पावर का ताज जब बरतानिया ने अमेरिका को मुंतकिल किया, उसके साथ ही पाकिस्तान का भी माई बाप यूके से यूएस हो गया। लियाकत अली खान ने जो प्रेफरेंस दी थी यूनाइटेड स्टेट्स को, वो उनका अकेले का फैसला नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की स्टेट का एक अनडिक्लेयर्ड फैसला था। ये एक जिसे कहते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पोजीशन थी कि हमने किसके कैंप में जाना है। पाकिस्तान बनने के वक्त ये फैसला हो चुका था कि हम वेस्ट के कैंप में ही होंगे, और इसलिए हमारे सोवियत यूनियन के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें गर्मजोशी नहीं आई। हालांकि नो डाउट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट तबका था जो कि सोवियत यूनियन का दिलदादा था और उनको सोवियत यूनियन बुलाया भी करता था, लेकिन पावर कॉरिडोर्स में इतनी उनकी जगह नहीं बन सकी। मतलब सोवियत यूनियन के हम करीब नहीं जा सके क्योंकि हम थे अमरीकी कैंप में। 60s में जो मलका बरतानिया थी वो पाकिस्तान के दौरे ऐसे किया करती थी जैसे हम उनके कोई बच्चे हों। आप अभी भी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शफकत से पेश आती थी वो हमारे से, और हम उनकी कितनी ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। चाहे कराची हो या खैबर हो, उनका पुरतफाक इस्तकबाल किया जाता था। हम उनके बड़े ही लाडले बच्चे थे जिसे कहते हैं ना, और हम उनकी सब बातें मानते थे, और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर रहे थे इकनॉमिकली। जनरल अयूब का जो दौर था, आहा क्या बात है, सारे उसकी तरक्की की एग्जांपल्स देते हैं कि किस तरह पाकिस्तान उसमें ऊपर गया था। उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि हम अपने जो माई बाप कंट्रीज़ थे, ये अमेरिका और बरतानिया, इनके साथ चल रहे थे, इनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, और उसकी वजह से हमारी इकॉनमी को भी फ़ायदा होता था। इसी तरह जैसे आजकल यूरोपीय यूनियन मानता है अमेरिका बहादुर की, और इसके उनको फिर म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, नेटो और दूसरे ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह। तो हम भी ये मज़े पूरे ले रहे थे। उस वक्त के जर्मनी थे हम, ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा, हमारा वही स्टेटस था। और हम इनके मिलिट्री इत्तेहाद में भी शामिल थे, सीटो और सेंटो, जो कि नेटो की तर्ज पर, मतलब वही सिलसिला था नेटो वाला। इकनॉमिक ग्रोथ रेट हमारी ज़बरदस्त थी। लेकिन एक काम जो हुआ, जो कोई नहीं, बहुत कम लोग उस पर गौर करते हैं कि एक डिक्टेटर जनरल अयूब की हुकूमत तो थी जिसमें बड़ा अच्छा हम ग्रो कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना, जो पाकिस्तान की जो जमहूरियत की जो सारी कदरें हैं और जो पॉलिटिकल प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा वीक हुआ। और उसी का हमने शाखसाना देखा कि जब 10 साल बाद या जितने भी साल बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसका इख्तिताम, मतलब उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया। और वो वही रीज़न थी कि हमने पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूत नहीं होने दिया। तरक्की तो बहुत की, लेकिन सियासी जो सारा माहौल होता है वो नहीं पनप पाया। ये हमको इतना ज़्यादा बच्चा समझते थे कि जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उसने तो ये प्रपोज़ किया था कि पाकिस्तान के झंडे में यूनियन जैक होना चाहिए। भुट्टो के दौर में रियासत ने थोड़ी सी जुर्रत ज़रूर की कि थोड़ा सा सोवियत यूनियन की तरफ झुकाव लाया जाए, और उसका फिर हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ा कि किस तरह भुट्टो को साइड पे किया गया। वही भुट्टो जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब था,
जो उनके साथ चल रहा था, जो फॉरेन मिनिस्टर था अयूब का, और वो आंख का तारा था, लेकिन सोवियत यूनियन की तरफ टिल्ट, वो बहुत बड़ी गलती थी उसकी, उसको फांसी दे दी गई, रास्ते से हटा दिया गया। अब आता है जनरल ज़ियाउल हक का दौर। याद रखिए कि 70s में ही पाकिस्तान के ना ताल्लुकात थोड़े से एक दरारें पड़नी शुरू हो गई थी अमेरिका बहादुर के साथ। एक तो 1971 की जो जंग थी भारत के साथ, उसमें हम इंतज़ार ही करते रहे कि कब अमरीकी बहरी बेड़ा आएगा और हमारी मदद करेगा, और आज भी हम उस बहरी बेड़े की राह तक रहे हैं, वो नहीं आ सका। दूसरा, अमेरिका को हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से भी थोड़े से डाउट्स पैदा होने शुरू हो गए थे, और हमारा सोवियत यूनियन की तरफ थोड़ा सा झुकाव, उसको उन सब चीज़ों को ठीक करने आए जनरल ज़ियाउल हक। और वैसे भी 80s में अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ गई। अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को काउंटर करना था, सोवियत यूनियन ने चढ़ाई कर दी, और CIA और ISI ने मिलकर दुनिया की जो सबसे पावरफुल आर्मी थी उसकी धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। मुजाहिदीन वहाँ पर जो थे अफ़गानिस्तान में, जो सारे जिनको पैसा और असलहा हम लोग दे रहे थे, उन्होंने वहाँ पर जो कुछ किया वो हमने कई वीडियोज़ में बताया है। तो वहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका एक बार फिर करीब आ गए। इस जंग का इख्तिताम हुआ, जनरल ज़िया का जो तैयारा था वो फट कर तबाह हो गया, जनरल ज़िया ख़ुद भी इस दुनिया से चले गए, और फिर आई पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो के आते ही एक बार फिर अमरीकी सैंक्शंस का सिलसिला शुरू हो गया, और प्रेसलर अमेंडमेंट्स के तहत हम पर सैंक्शंस आयद कर दी गई। और वो जो 10 साल थे ना, जो नवाज शरीफ बेनज़ीर, फिर नवाज शरीफ बेनज़ीर, वो बड़े वोलेटाइल थे। 98 में भी जब नवाज शरीफ की हुकूमत में हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने का फ़ैसला किया, उस पर भी अमेरिका बहादुर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ और उन्होंने सैंक्शंस आयद कर दी। तो आप समझ रहे हैं कि जो 60s में ताल्लुकात पीक पर थे, वो 90s के एंड पर काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे। फिर आती है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत, 9/11 हो जाता है, और एक बार फिर अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब जब जब हम अमेरिका से दूर होने लगते थे, उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ जाती थी, हम उनकी मदद कर देते थे, सब ओके, हमें डॉलर्स आते थे, काम तमाम। तो ये हुआ कि मुशर्रफ हुकूमत ने उनका भरपूर साथ दिया, लेकिन CIA की जो नज़र थी ना पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों पे, वो उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। वो ज़िया के दौर से ही देख रहे थे, मतलब वो देख रहे थे कि ये ज़ियाउल हक कर क्या रहा है, इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट भी कर रहा है, दूसरा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इन्होंने जारी रखा हुआ है। तो उन्होंने उस वक्त 80s में सोचा कि जब ये अफ़गान वॉर ख़त्म होगी ना, तब ज़रा इनसे निपटेंगे पाकिस्तानियों से, और वही हुआ, उन्होंने हम पे सैंक्शंस लगा दी। तो खैर मुशर्रफ के दौर में ये सारी चीज़ें चलती रही, हमने अमेरिका का साथ दिया, और एक बार फिर 2008 में पाकिस्तान में आ गई, क्या आ गई आप बताएं, जमहूरियत। मुशर्रफ के दौर में एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमने चाइना के साथ रवाबित बढ़ाने हैं। एक तो सिलसिला बहुत पहले से जारी था, 60s से हमारी पार्टनरशिप शुरू हो चुकी थी, मतलब अयूब के दौर से, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आगाज़ आप कह सकते हैं कि ये अर्ली 2000 में शुरू हुआ। अब इसकी क्या रीज़न है? चाइना का जो बेसिकली राइज़ है वो 90s में शुरू हुआ था, मतलब ये जो सारी ये 90s का एरा था, जब पाकिस्तान पीछे जा रहा था और चाइना ऊपर जा रहा था, और जो अयूब का दौर था ना, उस वक्त हम चाइना से आगे थे। तो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने ये सोचना शुरू किया 90s में कि अब ये चाइना ऊपर जा रहा है, और अब आने वाले दिनों में हमें अपनी जो डिपेंडेंस है वो अमेरिका से थोड़ी कम करनी पड़ेगी, यानी कि डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा रिलेशंस को। और 2000 के स्टार्ट में चाइना का राइज दुनिया देख चुकी थी, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से मुशर्रफ दौर में पॉलिसी मेकर्स ने चाइना की तरफ होने का फ़ैसला किया, लेकिन साथ साथ अमेरिका से भी दोस्ती उन्होंने जारी रखी, क्योंकि हम तो अमेरिका से बहुत ज़्यादा डॉलर्स आ रहे थे, और जो हमारी इकनॉमिक ग्रोथ हो रही थी मुशर्रफ दौर में, उसमें बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का था, और ये वॉर ऑन टेरर का था, जो हमें पैसा आ रहा था। अब जब ये मुशर्रफ की हुकूमत गई, जरदारी और नवाज शरीफ वापस आए, 2011 में ये 9 में हमने शुरू किया ऑपरेशन राह रास्त। बड़ी शदीद किस्म की पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई, ये दहशतगर्दी की जंग, और 2011 में बजाय कि अमेरिका बहादुर हमें सपोर्ट करता, उसने हमें चपेड़े मारनी शुरू कर दी। उसामा का ऑपरेशन हो, चाहे सलाला चेक पोस्ट पर हमला हो, चाहे रेमंड डेविस वाला वाक़या हो, कई ऐसे वाक़यात हुए कि पाकिस्तानी सरकार तंग आ गई, और उन्होंने कहा कि भाई जी हमारे सब्र का तो पैमाना लबरेज हो चुका है। अब सिर्फ अमेरिका नहीं, अब हम देखेंगे चाइना की तरफ भी, ना सिर्फ चाइना की तरफ बल्कि रूस की तरफ भी देखेंगे, जो करना कर लो। तो ये 2011 में डिसाइड हुआ
कि रूस के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का आगाज़ किया जाएगा। 2016 में रूस की फ़ौजें पाकिस्तान में आईं और ये लैंडमार्क पिक्चर आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे मिलिट्री ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। 2014 में CPEC का आगाज़ हुआ, 15 में उसका बाकायदा नवाज शरीफ के दौर में चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आए, तो क्लियर नज़र आ रहा था कि अब तो पाकिस्तान प्रो रीजन पॉलिसीज़ बना रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको याद कराता चलूं कि वो जो दौर था ना 2014-15 का, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो तारीख़ की बदतरीन सतह पर थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि टोटल शटडाउन हो गए हमारे ताल्लुकात अमेरिका से और अब हम टोटल चाइना के कैंप में चले गए हैं। चाइना, रशिया के साथ हमारी फ़ौजी मशक़ें हो रही थी। अमेरिका ने इमदाद तकरीबन आपकी बंद कर दी थी और ये अमेरिका से बातचीत फिर वापस बहाल हुई है इमरान खान के दौर में, जिसको अभी कुछ लोग समझते होंगे ना कि इमरान खान ने ताल्लुकात ख़राब किए हैं। इमरान खान ने तो अमेरिका से ताल्लुकात उनको बहाल किया ट्रंप के दौर में, जब पाकिस्तान ने मदद करने का फ़ैसला किया। ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए थे नवाज शरीफ के दौर में अमेरिका से ताल्लुकात, याद रखिएगा, क्योंकि उस वक़्त हमें ये बताया जा रहा था CPEC हमारी तकदीर बदल कर रख देगा। CPEC से हमें नौकरियां ही नौकरियां होंगी हमारे पास। CPEC से हमारा ग्रोथ रेट पता नहीं कहां पर पहुंच जाएगा। CPEC ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई जादू की छड़ी है जो हमारे सारे मसले हल कर देगी। तो उस वक्त कई इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि जो आपकी ग्रोथ होती है ना, वो कोई बाहर से नहीं आती, ग्रोथ आपकी इंडिजिनस होती है, लोकल बेस्ड, मतलब नीचे से जो आपके अंदर से निकलती है ना, वो होती है असल ग्रोथ, जो आपकी सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी की वजह से आए, ना कि बाहर से कोई सुपर पावर आए और वो नौकरियां दे तो उससे ग्रोथ होती है। वो फिर शॉर्ट टर्म ग्रोथ होती है और हमने देखा कि CPEC की वजह से ग्रोथ आई, लेकिन 2 सालों में, 2016 और 2017, यानी पिछले 60 साल हम अमेरिका की तरफ देखते रहे और 2014 में हमने देखना शुरू कर दिया चाइना की तरफ कि शायद चाइना हमारे सारे मसाइल हल कर देगा। हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे थे, UK और US के बाद अब चाइना को शुगर डैडी बनाने का सोच रहे थे, जो कि एक गलत अप्रोच थी। और 5 साल हमें ये गेम चेंजिंग मंसूबे का जो चूरन है वो बेचा जाता रहा। लेकिन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जो बाहर से ग्रोथ आती है वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो सस्टेनेबल नहीं होती। आजकल मार्केट में एक नया चूरन दस्तयाब है और वो चूरन है कि हम इसराइल को अगर तस्लीम कर लेंगे तो हमारे सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। ये अनीला अली, ये वही खातून जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा लॉबिंग कर रही हैं पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में, उन्होंने भी ये ट्वीट किया कि पाकिस्तान को अगर FATF से निकलना है तो हमें अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, यानी कि इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा, इनके साथ US और इसराइल के साथ काम करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तानियों को जॉब्स मिलें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, वाओ किस्म की टेक जॉब्स मिलें और ग्लोबल रिकग्निशन, यानी कि पीने का साफ़ पानी और आलमी दुनिया में इज़्ज़त हमारी सिर्फ तब होगी अगर हम US और इसराइल के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये तो वही चूरन है। ये तो चूरन मुझे सुनाया लग रहा है। ये तो पहले हम अमेरिका की दोस्ती के वक्त भी सुना करते थे, फिर चाइना का जब CPEC आया हमने तब भी यही सुना, और अब कहा जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लो, सब मसले हल। उफ, हमारी स्टेट किस तरह हमें फुद्दू बनाती है। वो समझती है कि हम बिल्कुल यहाँ पर बेवकूफ़ बैठे हैं। मैं उन सब लॉबिस्ट से सवाल पूछता हूँ जो पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लोगे तो सब मसले आपके ख़त्म। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मिस्र के सारे मसले ख़त्म हो गए हैं? जो आपने वहाँ की इंडिजिनस लीडरशिप को ज़दोकोब किया, उनको दबाया और वहाँ पर इस वक्त एक मिलिट्री डिक्टेटर को आपने बिठाया हुआ है जो पिट्ठू है वेस्ट का, जिसका नाम है सीसी। क्या उसने सारे मसले हल कर दिए? उनको भी यही बताया गया था कि इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात करो, बड़ी अच्छे तरह वैसे बनाओ, यूएस के इंटरेस्ट को पूरा करो, आपके सारे मसले हल होंगे। नहीं हो रहे उनके मसले हल, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ होती है, जो आपकी तरक्की होती है, वो इंडिजिनस होती है, इंडिजिनस बेस्ड तरक्की होती है, नीचे लोकल लोगों से आती है। और उसके लिए आपको पेट्रियाटिक लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। और वो भी कहाँ से आती है? आपके लोगों से आती है। अगर एक जिसके सर पर अमरीकी हाथ हो ना, मतलब आप उसके ऊपर सारी सपोर्ट दे दें, आप कह दें FATF से भी आपको निकलवा देंगे, IMF के कर्जे भी दे देंगे, आपको ग्लोबल रिकग्निशन भी दिलवा देंगे, आपकी ट्रेड भी बढ़वा देंगे, उससे कभी नहीं मसले हल हो सकते। फॉर एग्जांपल ट्रेड बढ़वानी है, उसके लिए आपके मुल्क में फैक्ट्री चलेगी तो बाहर ट्रेड होगी ना, तो पहले वो काम तो पूरा कर लें। मुल्क के अंदर जो फैक्ट्री है उसको तो बिजली दे दें। वो काम कौन करेगा? वो हमेशा पेट्रियाटिक लीडरशिप करेगी, वो पिट्ठू लीडरशिप नहीं करेगी।
इसीलिए इजिप्ट के मसले आज तक नहीं हल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स भी हमें बेवकूफ़ समझते हैं। वो इस तरह के नारों में हमें उलझाते हैं कि जी सीपैक गेम चेंजर है, अब इसराइल से दोस्ती होगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे, एनवायरनमेंट का मसला हल हो जाएगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का मसला हल हो जाएगा, ये हमें बताया जा रहा है आर्टिकल्स के थ्रू। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट उस चीज़ पर इन्वेस्ट नहीं करेगी जहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, उसमें लोगों पर पैसा स्पेंड करना होता है। यानी कि लोगों पर ये पैसा कभी नहीं स्पेंड करेंगे कि लोगों को तालीम दें, लोगों को टेक्निकल एजुकेशन सिखाएं, लोगों को इस काबिल करें, ईज़ ऑफ डूइंग जो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स उसमें बेहतरी लाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ये सारी सब्सिडी सिर्फ अमीरों को ना दे दें, थोड़ी सी गरीबों को भी थोड़े से रिसोर्सेज दें। ये काम नहीं करना, ये काम इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म काम करने हैं और शॉर्ट मतलब सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, शॉर्टकट, ताकि मेहनत से हम बच जाएं और अवाम भी नारों में मगन हो जाए बिल्कुल ही कि जी आहा इज़राइल को तस्लीम कर लो, इसराइल में तो बड़ी टेक्नोलॉजी है जी। जबकि मैंने कई बार कहा है, 3-4 वीडियोज़ में कहा है कि जो पावर हमारी सोसाइटी के पास है ना, वो इसराइल के पास नहीं है। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसराइल के पास अगर क्या हाई टेक है तो हम क्या खुदा ना खास्ता उनके सामने लेट जाएं? आपके अपने लोग भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बैठे हैं, कभी उनको भी सपोर्ट करके देखें। एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी थी पाकिस्तान की स्टेट के बारे में कि इनको लत लग चुकी है IMF की, इसलिए ये हर 5-6 साल बाद हमारी स्टेट IMF के दरवाजे खटखटा रही होती है। ये IMF से जो पैसा लेते हैं इसमें से कई गुना ज़्यादा तो इनकी अपनी ऐशियों पर लग जाता है। अपनी ऐशियाँ नहीं कभी बंद करेंगे, लेकिन अवाम के लिए महंगाई कर देंगे IMF के कहने पर, बिजली बढ़ा देंगे, पेट्रोल बढ़ा देंगे, सब कुछ बढ़ा देंगे, अपनी ऐशियाँ काम नहीं करेंगे। अब ये जितने ये सारे करप्ट ये हुक्मरान हैं, ये जो बाहर बैठे हैं, ये मिलके क्या $1 बिलियन नहीं कर सकते पाकिस्तान के लिए? लेकिन नहीं, ये $1 बिलियन के लिए IMF के पास जाएंगे और उसका सारा नज़ला अवाम पर गिराएंगे। कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसका सिटीज़न खुश ना हो। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमने इस साल जनवरी में लॉन्च की थी इमरान खान के दौर में, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पॉलिसी सिटीज़न सेंट्रिक है। तो उस पर काम करें, या तो उसको फाड़ दें, फिर मुझे हमें बता देना कि उस पर हमने अमल नहीं करना। उसमें लिखा हुआ था ह्यूमन सिक्योरिटी का, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का। इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तब ही आपकी ट्रेडिशनल जो आपका दिफाई बजट है उसमें इजाफा होगा। जो मैं बात करता हूँ कि ओवरऑल हमें इकॉनमी का साइज़ पहले बढ़ाना पड़ेगा, तब दिफाई बजट भी हम बढ़ा सकेंगे। ये सारे काम कब होंगे? जब तक आप सिटीज़न सेंट्रिक अप्रोच पर काम नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को इग्नोर करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क का। अपनी अयाशियाँ छोड़ नहीं रहे और हमें ये कह रहे हैं कि इसराइल हमारे मसले हल करेगा, और जान दो यार किसी और नू चूरन दो। पार्टनरशिप्स ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, दुनिया के साथ सबके साथ ताल्लुकात होने चाहिए, मैं तो इसका सपोर्टर हूँ, लेकिन सिर्फ उन पर रिलाय नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं, इतनी ज़्यादा जो मैन पावर है, पहले उसको तो सीधा कर लें, उन पर तो पैसा लगा लें, उनसे तो फ़ायदा उठा लें, उनको तो कुछ सिखा दें ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। अब पिछले दौर में थोड़ा सा डिजिटल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिली है तो उसने वंडर्स क्रिएट करने शुरू कर दिया। आप देखें कि आपके स्टार्टअप्स में कितनी ज़्यादा फंडिंग उठाई बाहर से। ये आपके लोकल ही बच्चे थे ना जो इतने ऊपर गए हैं, और उसमें लिखा हुआ था कि दुनिया की, ब्लूमबर्ग ये कह रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी अनटैप्ड मार्केट है पाकिस्तान, जिसका पोटेंशियल दुनिया में सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूथ की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इतना बड़ा रिसोर्स अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसराइल जो इतना सा मुल्क है उस पर रिलाय किया जाए। इसे शर्म से डूब मरना चाहिए। वैसे ये शर्म इनकी इसलिए भी ख़त्म हो जाती है कि ये हमेशा ज़ाती इंटरेस्ट का सोचते हैं बजाय कि नेशनल इंटरेस्ट को फोकियत दें। ये नेशनल इंटरेस्ट इनकी नज़र में कुछ नहीं है, ये सिर्फ चूरन है जिसको हमें लगाया हुआ है। असल नेशनल इंटरेस्ट ये है कि ये जो सारी मैंने चीज़ें बताई हैं कि इन्वेस्ट किया जाए, मेहनत की जाए पाकिस्तान को सुधारने में, और साथ साथ इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी दुनिया से भी ताल्लुकात अच्छे किए जाएं, अमेरिका से, चाइना से, रूस से। लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। ओहो, सऊदी अरेबिया 1 साल के लिए मुफ्त तेल दे देगा, चाइना हमें बेल आउट पैकेज दे देगा, अमेरिका बहादुर हमें IMF के थ्रू थोड़े से पैसे दे देगा, आहा जब मिल जाएंगे हम आराम से बैठ जाएंगे। ये लोग तो आराम से बैठ जाते हैं, ये जायदादें भी बना लेते हैं बाहर। लेकिन ये जो सारा कर्जा है इसको किसने रीपे करना होता है? आपने और मैंने। हमने ये टैक्स की मद में ये इतनी ज़्यादा चीज़ें फिर महंगी होती हैं, टैक्स में इजाफा होता है, ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमने कर्ज़ों की अदायगी करनी होती है। इसका इन्हें कोई एहसास नहीं है क्योंकि इन्होंने इवेंचुअली मुल्क छोड़ जाना होता है। आप और मैं हैं जो इसमें पिसते हैं, इसलिए मैं हमेशा इस हवाले से आवाज़ उठाने की कोशिश करता रहता हूँ।
और एंड पे फिर यही दुआ करेंगे कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये बाहर की तरफ देखने के बजाय थोड़ा मुल्क के अंदर देख लें कि इधर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। अमेरिका हो, चाइना हो या इसराइल हो, कोई भी आपके मसले नहीं हल कर सकता जब तक आप खुद अपने मसले हल करने के लिए सीरियस नहीं होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में अपने स्ट्रक्चर्स दुरुस्त किए बगैर क्या हम दूसरी जो पावर्स हैं उन पर रिलाय कर सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।